4 दिसंबर 1971 की रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राजस्थान के थार रेगिस्तान में ठंड अपने चरम पर थी। उसी रेतीले रेगिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर उस वक्त एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसी खामोश माहौल में एक बंकर के बाहर खड़े थे भारतीय सेना के जवान कमांडर कुलदीप सिंह चांदपुरी। मोटी जैकेट पहने, सिर पर टोपी लगाए, हाथ में दूरबीन लिए वे सीमा की ओर लगातार नजरें जमाए हुए थे। बाहर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उनके मन में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कई दिनों से हालात सामान्य नहीं थे। सीमा के उस पार पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां बढ़ गई थीं। ट्रकों की आवाजें, सैनिकों की आवाजाही और टैंकों की हलचल लगातार देखी जा रही थी। हालांकि अभी तक कोई सीधा हमला नहीं हुआ था, लेकिन चांदपुरी जानते थे कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तभी अचानक उन्हें पैरों के नीचे हल्का सा कंपन महसूस हुआ। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ठंड की वजह से शरीर कांप रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह कंपन फिर से महसूस हुआ। अब यह साफ था कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत झुककर अपना कान रेत पर लगाया और ध्यान से सुनने लगे। रेत के नीचे से आ रही वह गूंज किसी भूकंप की नहीं थी, बल्कि भारी मशीनों के चलने की आवाज थी। ये टैंकों की आवाज थी। चांदपुरी तुरंत खड़े हुए और अपनी दूरबीन उठाकर सीमा की तरफ देखने लगे। अंधेरे में पहले कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद रेत के गुब्बार के बीच कुछ काली परछाइयां उभरने लगी। जैसे जैसे वे परछाइयां पास आती गईं, वैसे वैसे साफ होता गया कि ये भारी टैंक हैं, दर्जनों टैंक। उनके पीछे पैदल सैनिकों की लंबी कतार और सपोर्ट व्हीकल्स। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये पूरा हमला था। हालात समझते ही चांदपुरी ने बिना समय गवाए रेडियो उठाया और हेडक्वार्टर से संपर्क किया। उनकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि दुश्मन बड़ी संख्या में टैंकों और सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा है और तुरंत सहायता की जरूरत है। कुछ ही देर बाद जवाब आया। मुख्यालय के पास इस वक्त भेजने के लिए न तो अतिरिक्त सैनिक थे और न ही टैंक। वायुसेना के हंटर विमान उपलब्ध थे, लेकिन वे रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। हेडक्वार्टर से साफ कहा गया कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं, या फिर सुबह तक अपनी स्थिति पर टिके रहें। ये सुनकर चांदपुरी कुछ पलों के लिए चुप हो गए। उनके सामने एक बेहद मुश्किल फैसला था। उनके पास सिर्फ 120 जवान थे। भारी हथियारों के नाम पर सिर्फ 2 RCL गन थी और सामने थी हजारों की दुश्मन सेना, दर्जनों टैंक और पूरी तैयारी। तर्क कहता था कि पीछे हट जाना चाहिए। इतने कम संसाधनों के साथ इतनी बड़ी ताकत से लड़ना जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। लेकिन अगर वे पीछे हट जाते तो दुश्मन को खुला रास्ता मिल जाता। जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान खतरे में पड़ जाता। देश की सीमा कमजोर हो जाती। यही सोचकर चांदपुरी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तुरंत अपने अफसरों और जवानों को बुलाया। सब बंकर के पास इकट्ठा हुए। चांदपुरी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि दुश्मन हमसे कई गुना ज्यादा है। हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास पीछे हटने का आदेश भी है। अगर कोई जाना चाहता है तो अभी जा सकता है, कोई उसे कायर नहीं कहेगा। लेकिन अगर हम आज पीछे हटे तो कल दुश्मन हमारे शहरों में होगा। मैं यहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद जवान चुप थे। किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन एक एक करके सबने अपनी राइफलों की सेफ्टी खोल दी। ये चुप्पी खुद बता रही थी कि उस रात कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। इसके बाद चांदपुरी ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने पोस्ट के चारों तरफ कांटेदार तार बिछाने का आदेश दिया। यह कोई असली सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। वहां कोई माइंस नहीं थी। यह सिर्फ एक धोखा था, एक चाल, जिससे दुश्मन को लगे कि यह इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। साथ ही उन्होंने अपनी 2 RCL गन वाली जीपों को रेत के ऊंचे टीलों के पीछे छिपा दिया। जवानों को साफ निर्देश दिए गए कि एक गोली चलाओ और तुरंत जगह बदलो, ताकि दुश्मन को हमारी सही स्थिति का पता ना चल सके। इसी बीच पोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ गश्त कर रहे थे। अचानक हवा का रुख बदला और उन्हें डीजल की तेज गंध महसूस हुई।
अनुभवी सैनिक होने के नाते वे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बिना देर किए रेडियो पर सूचना भेज दी कि टैंकों की आवाज आ रही है। यह संदेश मिलते ही चांदपुरी पूरी तरह सतर्क हो गए। अब किसी भी तरह का शक बाकी नहीं था। दुश्मन हमला करने आ चुका था। रात के करीब 2:30 बजे पाकिस्तानी टैंक पोस्ट के बेहद करीब आ चुके थे। उनके हेडलाइट्स अब साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि सामने कोई मजबूत रक्षा नहीं है। उनके लिए यह बस एक छोटा सा स्टॉप था, जिसके बाद वे सीधे जैसलमेर की ओर बढ़ सकते थे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने सिर्फ 120 जवान नहीं, बल्कि 120 फौलादी इरादे खड़े हैं। जैसे ही पहले टैंक ने कांटेदार तार देखे, वह रुक गया। उसके पीछे बाकी टैंक भी रुक गए। उनके कमांडरों को लगा कि यहां जरूर माइंस बिछी होंगी। उन्होंने इंजीनियर टीम बुला ली और माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया। अगले 2 घंटे वे उसी काम में लगे रहे, जबकि वहां कोई माइंस थी ही नहीं, और यही 2 घंटे बाद में इतिहास बदलने वाले थे। उसी दौरान भारतीय जवान पूरी तरह तैयार हो चुके थे। हथियार लोड थे, आंखें सामने टिकी थीं, सांसें तेज थीं। सब जानते थे कि अब कुछ ही देर में असली लड़ाई शुरू होने वाली है। रेगिस्तान की उस ठंडी रात में लोंगेवाला पोस्ट पर भारत की सबसे साहसिक लड़ाइयों में से एक जन्म लेने वाली थी। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। थार रेगिस्तान की ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी। लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात भारतीय जवान अपनी अपनी खाइयों में पूरी तरह तैयार बैठे थे। आंखें सामने टिकी थीं, उंगलियां ट्रिगर पर थीं और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हालांकि बाहर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन हर किसी को पता था कि यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। जैसे ही पाकिस्तानी इंजीनियरों का काम खत्म होने वाला था और टैंकों ने दोबारा आगे बढ़ने की तैयारी शुरू की, तभी अचानक अंधेरे में एक तेज धमाका गूंजा। भारतीय आरसीएल गन से पहला गोला दागा जा चुका था। वह सीधा आगे बढ़ रहे एक टैंक से टकराया। कुछ ही सेकंड में टैंक आग के गोले में बदल गया। इस अचानक हुए हमले से पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। वे इधर उधर देखने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दूसरी दिशा से दूसरा गोला दागा गया। एक और टैंक तबाह हो गया। अब भारतीय जवान लगातार अपनी रणनीति के मुताबिक हमला करने लगे। कहीं से एक गोला आता, कहीं से दूसरा। हर बार फायरिंग के बाद जीप अपनी जगह बदल लेती। अंधेरे में दुश्मन को लगता रहा कि चारों तरफ से भारी हमला हो रहा है। उन्हें यह भ्रम हो गया कि लोंगेवाला पर भारत की कोई बड़ी बटालियन तैनात है। इसी बीच रेत का असर भी दिखने लगा। पाकिस्तानी टैंक यूरोप के मैदानों के लिए बनाए गए थे। वे कठोर जमीन पर तो आसानी से चलते थे, लेकिन लोंगेवाला की नरम रेत में धीरे धीरे धंसने लगे। कई टैंक आगे बढ़ते बढ़ते आधे जमीन में फंस गए। ड्राइवर इंजन तेज करते, लेकिन इससे टैंक और गहरे धंसते चले जाते। कुछ जगहों पर टैंक एक दूसरे के पीछे फंस गए। पूरी कॉलम धीरे धीरे ट्रैफिक जाम में बदलने लगी। आगे वाले टैंक रुके हुए थे, पीछे वाले फंसे हुए थे और बीच में कोई रास्ता नहीं बचा था। पाकिस्तानी कमांडर बार बार अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर होते जा रहे थे। ऊपर से भारतीय फायरिंग लगातार जारी थी। हर कुछ मिनट में कोई न कोई टैंक निशाना बन रहा था। रात अब अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी थी। पूर्व दिशा में हल्की हल्की नीली रोशनी दिखने लगी थी। सूरज निकलने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। भारतीय जवान पूरी तरह थक चुके थे। कई घंटों से लगातार तनाव में बैठे थे। कुछ के हाथ सुन्न पड़ चुके थे। गोलियां भी कम होने लगी थीं, मगर इसके बावजूद किसी ने हार नहीं मानी। सब जानते थे कि अब बस थोड़ी देर और टिकना है। अगर सुबह हो गई तो हालात बदल जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के लिए हालात और खराब होते जा रहे थे। उनके पास अब भी हजारों पैदल सैनिक थे, लेकिन टैंकों के फंस जाने और लगातार हमलों की वजह से वे उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वे बार बार पोस्ट को घेरने की कोशिश करते, लेकिन हर बार भारतीय फायरिंग उन्हें रोक देती। सुबह होने से पहले दोनों तरफ से कई बार छोटे मोटे हमले हुए। ग्रेनेड फेंके गए, मशीनगनें चली, लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं बना सका। अब पूरी लड़ाई एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या भारतीय वायुसेना समय पर पहुंच पाएगी? लोंगेवाला पोस्ट पर बैठे भारतीय जवानों के लिए यह सबसे कठिन वक्त था। पूरी रात बिना सोए, बिना ठीक से खाए पिए
लगातार दुश्मन का सामना करते हुए वे अब पूरी तरह थक चुके थे। कई जवानों की आंखें लाल हो चुकी थीं, हाथ कांपने लगे थे और शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन इसके बावजूद कोई भी अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि अब बस कुछ घंटे और टिकना है। मगर हालात बेहद नाजुक हो चुके थे। गोलियां तेजी से खत्म हो रही थीं। कई जवानों के पास अब सीमित कारतूस ही बचे थे। कुछ हथियारों में तकनीकी खराबी आने लगी थी। कई बंकर टूट चुके थे। ऊपर से पाकिस्तानी पैदल सेना धीरे धीरे आखिरी हमले की तैयारी कर रही थी। उनके कमांडर बार बार रेडियो पर आदेश दे रहे थे कि किसी भी तरह पोस्ट पर कब्जा करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारतीय जवान अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इधर मेजर चांदपुरी लगातार रेडियो पर संपर्क बनाए हुए थे। वे हर पल हेडक्वार्टर से एयर सपोर्ट की खबर का इंतजार कर रहे थे। बार बार वही सवाल उनके मन में घूम रहा था, क्या समय पर मदद पहुंचेगी या नहीं? अगर विमान देर हो गए तो हालात पूरी तरह पलट सकते थे। उसी समय जैसलमेर एयरबेस पर एक अलग ही माहौल था। पूरी रात वहां हलचल बनी हुई थी। रनवे पर भारतीय वायुसेना के हंटर विमान तैयार खड़े थे। उनके पायलट लगातार मौसम और हालात की जानकारी ले रहे थे। वे जानते थे कि लोंगेवाला पर तैनात जवानों की जिंदगी अब उनके फैसले और टाइमिंग पर टिकी हुई है। जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान पर दिखाई दी, उड़ान की अनुमति मिल गई। बिना एक पल गवाए 2 हंटर जेट रनवे पर दौड़ पड़े और कुछ ही सेकंड में हवा में उठ गए। उनके पीछे पीछे और विमान भी तैयार होने लगे। इन विमानों के पास न तो आधुनिक रडार था और न ही सटीक नेविगेशन सिस्टम। पायलटों को सिर्फ अपनी आंखों और अनुभव के भरोसे उड़ान भरनी थी। उन्हें दुश्मन को खुद ढूंढना था। कुछ ही देर में हंटर जेट्स लोंगेवाला के ऊपर पहुंच चुके थे। नीचे का दृश्य देखकर पायलट भी हैरान रह गए। दर्जनों पाकिस्तानी टैंक नरम रेत में फंसे हुए थे। कई टैंक आधे जमीन में धंसे थे। कुछ एक दूसरे से टकराकर जाम में फंसे हुए थे। न वे आगे जा सकते थे न पीछे हट सकते थे। वे बिल्कुल खुले मैदान में खड़े थे। सैन्य भाषा में ऐसे लक्ष्य को कहा जाता है सिटिंग डक्स, यानी बैठे हुए शिकार। सुबह करीब 7:30 बजे पहला हमला शुरू हुआ। हंटर जेट ने नीचे झुककर अपने 30 mm कैनन से फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार टैंकों पर गिरने लगी। इसके तुरंत बाद रॉकेट दागे गए। पहला टैंक आग के गोले में बदल गया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। रेगिस्तान में चारों तरफ धमाके गूंजने लगे। काला धुआं आसमान में उठने लगा। जैसे ही एक टैंक फटता, उसका धुआं बाकी टैंकों की जगह बता देता, जिससे पायलटों को अगला निशाना चुनना और आसान हो जाता। हंटर जेट्स एक के बाद एक हमला करते रहे। एक विमान हमला करके वापस लौटता, दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता। यह सिलसिला लगातार कई घंटों तक चलता रहा। नीचे मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ टैंक चालक अपनी जान बचाने के लिए टैंक छोड़कर भागने लगे। कुछ इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन खुले रेगिस्तान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। हर तरफ सिर्फ रेत और धुआं था। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर बैठे भारतीय जवान यह नजारा देख रहे थे। पूरी रात मौत से लड़ने के बाद अब पहली बार उन्हें राहत महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने आसमान में भारतीय विमान देखे, कई जवानों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब वे बच गए हैं। भारतीय वायुसेना के हमलों ने पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट की कमर तोड़ दी। दोपहर तक दर्जनों टैंक जलकर कबाड़ बन चुके थे। गोला बारूद के ट्रक फट चुके थे। सप्लाई लाइन पूरी तरह टूट चुकी थी। अब पाकिस्तानी कमांडरों को समझ आ चुका था कि यह लड़ाई वे हार चुके हैं। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पीछे हटने पर भी भारतीय विमान हमला कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देना शुरू कर दिया। शाम होते होते पूरा इलाका शांत होने लगा। अब कहीं से भारी गोलीबारी नहीं हो रही थी। सिर्फ कभी कभी दूर से इक्का दुक्का आवाज सुनाई देती थी। युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। जब मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों को बंकरों से बाहर आने का आदेश दिया, तब सबके सामने एक भयानक दृश्य था। चारों तरफ जले हुए टैंक, टूटे वाहन, बिखरे हथियार और बारूद के ढेर पड़े थे। पूरी जमीन काली पड़ चुकी थी। हवा में अब भी जलते ईंधन की गंध थी। लेकिन इसी तबाही के बीच एक बात साफ थी, लोंगेवाला पोस्ट अब भी भारत के हाथ में थी। एक भी जवान ने मोर्चा नहीं छोड़ा था।
120 जवानों ने हजारों की सेना को रोक दिया था। मेजर चांदपुरी अपने जवानों के बीच खड़े थे। वे थके हुए थे। उनकी वर्दी धूल और पसीने से भरी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखा, जिनमें से कई घायल थे, कई अपने शहीद दोस्तों को याद कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर गर्व था। उस रात लोंगेवाला पर सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। उस रात हिम्मत, समझदारी और साहस की परीक्षा हुई थी, और भारतीय जवानों ने वह परीक्षा जीत ली थी। रेगिस्तान की उस ठंडी सुबह में जले हुए टैंकों के बीच खड़े होकर 120 जवानों ने इतिहास रच दिया था। यही थी लोंगेवाला की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसे कम संसाधनों से, मजबूत इरादों से और आखिरी सांस तक लड़कर जीता गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही सच्ची और अहम कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं एक और ऐसी ही भारत माँ के वीर सपूतों की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।